हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं। और टेंथ क्लास का जो आपका थर्ड लेसन है, 13 लेसन है, कुछ भी मान सकते हैं। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्षितिज भाग 2 हिंदी। उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है बहुत ही सटीक, सही और छोटा मिलेगा आपको। इसमें ज़्यादा मतलब जो है फालतू की चीज़ें नहीं भरी गई हैं। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से सुनना है। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप उसको आसानी से लर्न कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर से पहले थोड़ा सा एक सारांश बताना चाहता हूँ चैप्टर का। आप उस सारांश को सुन लें, फिर हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, है ना। जो है रूल वाइज तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। देखिए, तो पाठ का जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है आपका, तो उसका सारांश आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आप सुनिए पहले कि संस्मरण ये क्या है। एक ना कोई कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, किसी प्रकार का। ये संस्मरण है। संस्मरण मतलब याद। ठीक है, किसी की याद। तो सुनिए, संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियां मतलब याद। ठीक है, याद है। और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्की पर लिखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाली फादर बुल्की जन्मे तो जो कहाँ थे, बेल्जियम में, यूरोप में। यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। किसने? फादर कामिल बुल्की ने। ठीक है। किसने लिखा है? सर्वेश्वर सक्सेना ना, उनकी याद में लिखा है, संस्मरण लिखा है जी। ठीक है। फादर बुल्की एक सन्यासी थे। सन्यासी मतलब जो गृहस्थ जीवन नहीं जीते, सन्यासी होते हैं ना, जो शादी संबंध नहीं करते। परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, जो सन्यासियों की परंपरा से चली आ रही है उस अर्थ में नहीं। वो सन्यासी थे, अलग टाइप के सन्यासी थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्की से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के लिए अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो दोस्तों, जो पाठ का सारांश था वो आपको शायद समझ में आया हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर बहुत ही सही है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, क्यों? जी सर्वेश्वर दयाल जी ने कहा है कि जो फादर बुल्के जी थे, उनकी उपस्थिति मतलब जो वो थे वहाँ जहाँ भी होते थे, तो उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। देवदार है पेड़, पेड़ की छाया जैसी लगती थी। क्यों? तो सुनिए कि देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है और छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे। उनकी दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। इतना ईजी है कि जिस प्रकार पेड़ छाया देता है, फल देता है और लोगों को छाया देकर उन्हें आराम की नींद सुलाता भी है अपने नीचे, उसी प्रकार जो वहाँ दुखियारी आता था तो वो उनको सांत्वना देते थे और कुछ उनको हल भी बताते थे, है ना, उनके कष्ट से निवरने का। बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के। किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? तो सुनिए, भारत जो फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि, सुनिए, पहला पॉइंट है कि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनकी सबसे अधिक आत्मीय थे, है ना, आत्मा से जुड़े हुए। वे भारत की संस्कृति परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे, मतलब मन में बसा चुके थे भारत की संस्कृति को। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए फादर ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा, है ना, राष्ट्रभाषा अभी भी नहीं है हिंदी, याद रखना। राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्यों की भाषा है। इससे हमारी हिंदी राज्य भाषा है, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है, उत्तर प्रदेश की। राष्ट्रभाषा का भी दर्जा उसको नहीं मिला है। तो
राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबल को हिंदी रूपांतरण भी किया उन्होंने। किसने? फादर बुल्की ने। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा जो जो वसुधा मतलब पृथ्वी है उस एक ही कुटुंब का है, उनका उनका यह मानना था, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें, है ना, उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिनसे फादर बुल्की का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो भैया हिंदी प्रेम प्रकट हो ऐसे हमें कारण बताने हैं जिससे पता चल सके कि उनको हिंदी से प्रेम था, हिंदी भाषा से प्रेम था। तो सुनिए कि फादर बुल्की के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। जैसे अब सुनिए, जैसे में हुआ क्या कि इलाहाबाद में फादर बुल्की परिमल नामक की साहित्यिक संस्था से जुड़ी। परिमल, वे वहाँ हिंदी भाषा की साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित हुए। गोष्ठी मतलब सभाओं में होते हुए भी गंभीर बहस करते थे। सुनिए ध्यान से, हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। दूसरा क्या है पॉइंट, वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्की ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। फादर बुल्की रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर बुल्की को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते थे तथा अपने इसके लिए अटाक तर्क देते थे। वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी हो जाते थे। अगला प्रश्न है, सुनिए, फोर्थ प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्की की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो इस पाठ के आधार पर जो कामिल बुल्की हैं उनका कौन सा व्यक्तित्व आपको नजर आता है, या वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपको अपना लिखना है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। उसका आंसर है कि फादर कामिल बुल्की एक निष्काम कर्मयोगी थे। निष्काम है ना, निस्वार्थी, निष्काम, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। ठीक है, वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे, यानी आकर्षित, लोगों को आकर्षित करते थे अपनी ओर, है ना। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृत भई भावना उमड़ती रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। व्यक्तित्व में, है ना, पर्सनालिटी में मानवीय करुणा, मानवीय मतलब लोगों के लिए करुणा, ठीक है, लोगों के लिए दया। वे अपने प्रियजनों को आशीष से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए उपरांत उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा बाइबल का, है ना। फादर बुल्की अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित होता। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक ने फादर बुल्की को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो सुनिए ध्यान से, लेखक ने फादर बुल्की को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र की प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से सुनिए कि लेखक ने फादर बुल्की को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। सुनिए, लेखक ने फादर बुल्की को इसलिए कहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना थी। मानव के लिए करुणा की असीम भावना थी। उनके मन में अपने हर प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी।
वे लोगों को अपने आशीष से भर देते थे, यानी आशीष मतलब जो आशीर्वादों से, है ना। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता था। वात्सल्य मतलब ममता, है ना। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फादर बुल्के ने सन्यास की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो सुनिए, इसका आंसर है कि प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। ठीक है। जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते हैं उसे कभी नहीं तोड़ते। उसके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति काम होता था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो फादर बुल्की ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका कि आशय स्पष्ट कीजिए। किसका? नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखें मतलब आंखों में आंसू। ठीक है। तो सुनिए, इस पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्की की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही की बर्बादी करनी है। मतलब इतने लोग थे, बहुत लोगों को दुख हुआ। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। और अगला है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो सुनिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है ना, और हमारी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, ठीक वैसे ही दशा फादर बुल्की को याद करते समय हो जाती है। क्यों? अच्छे व्यक्ति को, अगर अच्छा व्यक्ति याद ना हो अपने पास और वो गुजर गया हो, तो हमें कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी याद जब आती है तो हम नम हो जाते हैं। ठीक है। अब आ जाती है अपनी रचना अभिव्यक्ति। और रचना अभिव्यक्ति में सबसे पहला प्रश्न है आपका कि आपके विचार से बुल्की ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो सुनिए, हमारे विचार से फादर बुल्की ने भारत की प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा। 2 लाइन में आंसर है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। अब अगला है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। किसने बोला? बुल्की जी ने। इस पंक्ति में फादर बुल्की अपनी जन्मभूमि के प्रति ऐसी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचती हैं? तो सुनिए, फादर कामिल बुल्की की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी। फादर बुल्की के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था। वे अपनी जन्मभूमि को याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, अपनी जन्मभूमि की जो यादें हैं हमेशा उनके साथ रहती हैं। हमारे लिए हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ है। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहें जहाँ भी रहें, परंतु ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। ठीक है। अब देखिए, अब आ गई है आपका क्या? भाषा अध्ययन। और भाषा अध्ययन में क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर लिखिए। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जो 2 वर्णों को, 2 वाक्यों को क्या होता है, जोड़ता है। जैसे एंड हुआ, है ना, इफ हुआ, बट हुआ। जैसे हिंदी में और, क्योंकि, लेकिन, ये सब दो। जैसे राम बाजार गया और उसने फल खरीदे, तो और जो 2 वाक्यों को जोड़ा, राम बाजार गया और फल खरीदे, उसने फल खरीदे, 2 वाक्यों को मिला लिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ठीक है। या फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से हम 2 वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे पहला है कि तब भी जब वह इलाहाबाद में थी और तब भी जब वह दिल्ली में आते थे। तो पहले का आंसर है और। ठीक है, पहले का आंसर है और जो है 2 वाक्यों को जोड़ रहा।
अगला है कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो इसमें जो की है, जो की, वो समुच्चय बोधक है। अगला है कि बेरिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो जो बीच में तो आ गया ना, वो समुच्चय बोधक है। उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो जो आ गया, जो समुच्चय बोधक है। और पिता और भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा लगाव मन में नहीं था, लेकिन स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। तो जो लेकिन आ गया, वो एक समुच्चय बोधक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।